हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन। टैक्स का डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। टैक्स का डिस्कशंस को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो बेसिक चीज़ में सबसे पहले ये है कि मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आपका लाइव क्लासेस मिलेगा कि नहीं। देखिए, अभी लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस मैं दूंगा अगर रिक्वेस्ट आया था जीएसटी पे और कस्टम्स पे। इन दोनों को मैं मिला के दूंगा पर स्टूडेंट के लिए। मतलब मैं आपके 1-on-1 पढ़ाऊंगा आपको 1-on-1। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आप ही पढ़ोगे। 1-on-1 पढ़ने के लिए पर कोर्स का फ़ीस रहेगा, मतलब जीएसटी और कस्टम्स मिला के लॉकडाउन ऑफ़र में ये दे रहा हूँ, फ़ीस रहेगा 3000 और जीएसटी कंप्लीट, मतलब ये दोनों मिला के 10 डेज़ में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। ₹3000 में 10 डेज़ में जीएसटी और कस्टम्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। जितने भी जो भी लेवल में हो आपको अच्छे लेवल्स में मैं पढ़ा दूंगा। ये 1-on-1 क्लासेस हुआ। अगर किसी बच्चे को लगा या फिर लगता है कि वो और भी लोगों के साथ मिल के मतलब और लोग को ला सकता है, वो ग्रुप फॉर्म कर सकता है और मेरे से क्लासेस ले सकता है, तो ग्रुप क्लासेस को पढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस दे सकता हूँ। तो जब आप ग्रुप लाओगे, सपोज़ करो आप 2 जन लाए, ठीक है, आप 2 जन लाए, तो आपका ये फ़ीस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लोगे मतलब क्या, टोटल में नॉर्मली आप लोगों को ईच 1500 देना पड़ता। आप लोग जब आप 2 लोगों को लेकर आए हो इंक्लूडिंग यू, मतलब आप एक खुद और एक जन, तब आपका फ़ीस 2000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सपोज़ करिए आप 4 लोगों को लेकर आए हो पढ़ने के लिए। ये ऑनलाइन क्लासेस 1-on-1 एक बार में होगा, तो सिर्फ जो ला रहा है उसका फ़ीस सिर्फ 1000 हो जाएगा और बाकियों का फ़ीस, बाकी जो 3 जन का फ़ीस रहेगा उनका फ़ीस 1500 कोर्स हो जाएगा। पर मंथ नहीं बेटा, कोर्स हो जाएगा। आई गेस आई एम क्लियर इन दिस। तो एक बार में सिर्फ 4 लोग ही को पढ़ा सकता हूँ, 4 से ज़्यादा लोगों का ऑप्शन नहीं है। अगर आप अकेले 1-on-1 पढ़ना चाहते हो तो फुल कोर्स का प्राइस 3000 है। अगर आप 2 जन को, मतलब अपने साथ और एक जन को लाओगे अगर आप, तो वो फ़ीस हो जाएगा 2000, ठीक है। 2000 ईच, सॉरी मैं यहाँ गलती बोल दिया, 2000 ईच हो जाएगा। लेकिन अगर आप 4 लोगों को ले आओगे तो 4 लोगों में जो ला रहे हो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट उनको क्या मिल जाएगा कि जो ला रहा है उनको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा कोर्स का, जीएसटी और कस्टम्स का, और बाकी 3 जन को 1500 रुपये करके। ये आई गेस सबके लिए फ़ायदा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन स्पेशल ऑफ़र है, ठीक है। अगर आपको फ़ीस रिलेटेड इशू भी है तो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट नंबर मेरा आप मेरे को मेल कर सकते हो। यहाँ पे सारा डिटेल हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेल आईडी है aj55212@gmail.com। ये मेरा मेल आईडी है, यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये ऑफ़र है, ठीक है। ये ऑफ़र आपको अगर लेना है तो विदिन 5 डेज़ आप ले सकते हो डेट ऑफ वीडियो से। तो एक बार लास्ट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीएसटी कस्टम का कोर्स अगर आपको 1-on-1 करना है, मतलब हम और आप, तो आपको कोर्स का 3000 देना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ 10 दिन में जीएसटी और कस्टम कंप्लीट।
गारंटी है, नहीं तो पैसा वापस। उसके बाद 2000, आप 2 जन को अगर लाए तो पर हेड का आपका फ़ीस भी कम हो जाएगा, उनको अब फीस भी कम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 2000 पर हेड करके, 2000 पर हेड। और अगर आप 4 लोगों को ले आते हो, तो आपका फ़ीस हो जाता है 1000 और बाकी 3 का फ़ीस हो जाएगा 1500 करके। ठीक है, ये ऑफ़र चल रहा है, आप अगर अवेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और एक लास्ट ऑफ़र ये है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो। अगर आप किसी भी 8 लोगों को ले आते हो, 8 लोगों को अगर आप ले आते हो तो पर हेड फीस हो जाता है आपका, आप 8 लोग को ले आते हो तो पर हेड आपका फ़ीस हो जाएगा, आपका मतलब जो ला रहे हैं उनका फ़ीस हो जाएगा 500 रुपया ओनली। जो ला रहा है, मतलब 8 में से जो ला रहा है वो 1 और बाकी 7, तो जो 1 जो ला रहा है उसका फ़ीस हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपये में सोचिए GST और कस्टम सब, और साथ ही साथ जिनको वो ला रहा है बाकी लोगों का, उनका भी फ़ीस कम हो जाएगा, उनका भी फ़ीस बहुत कम हो जाएगा, उनका फ़ीस भी मैं 750 रुपया कम कर दूँगा, 750 पर हेड। समझ आया? चलिए अब आज का क्लास को शुरू करते हैं सैलरी से। सैलरी का डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे। लास्ट क्लास को डिस्कस कर लिए थे हम लोग, अब कुछ क्लासेस जो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को अगर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है तो वो कितना टैक्सेबल होता है और कितना टैक्स फ्री होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो वन ऑफ द अलाउंसेस को कंप्लीट करने के बाद वन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट आता है हमारा, सबसे पहले आता है रिटायरमेंट बेनिफिट में पेंशन। पेंशन का सेक्शन दिया हुआ है, पेंशन का सेक्शन दिया हुआ है 10A। पेंशन का सेक्शन दिया हुआ है 10A। पेंशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स का एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं पेंशन। ठीक है, पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेंशन को आप 2 हेड्स में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला हेड पेंशन का डिस्कशन का ये है कि सपोज करिए पेंशन है, ठीक है, इसमें मंथली पेंशन का बात कर लेते हैं। मंथली पेंशन का मतलब क्या, सपोज करिए पेंशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है हमारा मंथली पेंशन और दूसरा हो जाता है हमारा जो आप बोल सकते हो लमसम अमाउंट। पेंशन एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है। अगर मंथली पेंशन आपको मिल रहा है, मतलब हर मंथ कुछ पेंशन अमाउंट मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद, तो मंथली पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। मंथली पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर आपको पेंशन मिल रहा है रिटायरमेंट के बाद तो वो मंथली पेंशन, अगर आपको पेंशन मिल रहा है और वो पेंशन मंथली है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है हर एम्प्लॉय के लिए। तो वो फुल्ली टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय।
It is fully taxable for all employee. This monthly pension is fully taxable for all employee. Monthly pension is fully taxable for all employee. जो मंथली पेंशन है वो फुल्ली टैक्सेबल है ऑल एम्प्लॉय के लिए. ठीक है, मंथली पेंशन इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय. याद हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लमसम अमाउंट में मतलब आप बोले हमको मंथली पेंशन नहीं चाहिए, हमको एक बार में पेंशन दे दीजिए, एक बार में पेंशन दे दीजिए, तो लमसम अमाउंट में आ रहा है. तो अगर लमसम अमाउंट में पेंशन आ रहा है आपको, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली अनटैक्सेबल है, यानी कि उसको टैक्स नहीं देना. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को के हाथ में सैलरी का रिटायरमेंट बेनिफिट जो पेंशन है, अगर वो लमसम में मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है. और अगर वो लमसम अमाउंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, मतलब अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है, तो उसका जो एग्जेम्पशन अमाउंट है वो फुल्ली टैक्सेबल तो नहीं है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा. और जो एग्जेम्पशन मिलेगा उसको दो हिस्सा में बांटा गया है, उसको दो हिस्सा में बांटा गया है. इफ़ ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ है तब, इफ़ ग्रेचुइटी रिसीव्ड नहीं हुआ है तब एग्जेम्पशन का अमाउंट दिया गया है. इफ़ ग्रेचुइटी इज़ रिसीव्ड, इफ़ ग्रेचुइटी इज़ नॉट रिसीव्ड. ठीक है, उसका दिया हुआ है. अगर ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है तो 1/3 ऑफ आपका कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल्ली पेंशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ लमसम वैल्यू ऑफ फुल्ली मंथली पेंशन. 1/3 ऑफ लमसम वैल्यू ऑफ फुल्ली मंथली पेंशन, और यहाँ पे बस हाफ आ जाएगा, बाकी वो सेम रहेगा. ठीक है, ये हुआ प्रोविजंस पेंशन का सेक्शन बोलता है, सेक्शन 10(10)(a), वो बोलता है अगर मंथली पेंशन मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है हर एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो. ठीक है, लेकिन अगर पेंशन आप लमसम अमाउंट में लेना चाहते हो, मंथली में नहीं लेना चाहते हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लमसम अमाउंट फुल्ली एग्जेम्प्टेड है. नॉन गवर्नमेंट के लिए कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा वैल्यू में, जितना आपको पेमेंट हो रहा है. तो जितना आपको पेंशन मिल रहा है उतना एग्जेम्पशन कितना होगा, 1/3 उसका कर लीजिएगा, 1/2 उस अमाउंट का कर लीजिएगा. अब चलिए डिस्कस करते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए एक काम करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, एक सीधा साधा एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं. ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले क्वेश्चन जो रहेगा इसमें हम लोग लेंगे कि इफ़ ग्रेचुइटी इज़ नॉट रिसीव्ड, इफ़ ग्रेचुइटी इज़ नॉट रिसीव्ड. दो केस बताए थे. अगर ग्रेचुइटी रिसीव हुआ, इफ़ ग्रेचुइटी इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ तो हाफ ले लीजिएगा इनटू लमसम अमाउंट ऑफ फुल्ली मंथली पेंशन, और ग्रेचुइटी हुआ है तो 1/3 करिएगा अमाउंट का. तो अमाउंट को निकालना है हम लोग को. इफ़ ग्रेचुइटी इज़ नॉट रिसीव्ड, तो फॉर्मूला इफ़ ग्रेचुइटी इज़ नॉट रिसीव्ड का फॉर्मूला मतलब एग्जेम्पशन वैल्यू कितना मिलता है, हाफ इनटू लमसम वैल्यू ऑफ फुल्ली मंथली पेंशन. लमसम वैल्यू ऑफ फुल्ली मंथली पेंशन, लमसम वैल्यू ऑफ फुल्ली मंथली पेंशन इफ़ ग्रेचुइटी इज़ नॉट रिसीव्ड. ठीक है, अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते, एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसी से सब कंप्लीट कर देंगे. सपोज करिए आपको पेंशन मिल रहा है 20,000 पर मंथ. ठीक है, 20,000 पर मंथ मिल रहा है. 60% जो है वो कन्वर्ट हो गया
60% जो आपका है वो कन्वर्ट हो गया लमसम अमाउंट ऑफ 60% ऑफ सैलरी, सॉरी पेंशन। 60% जो है इस अमाउंट का, जो 60% है वो कन्वर्ट हो गया 9 लाख में। अब बोल रहा है एग्जेम्पशन वैल्यू निकाल लें। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है, सॉल्व कर लेते हैं। पेंशन 20,000 पर महीना, 60% ऑफ 20,000 को कन्वर्ट कर दिया लमसम में, ठीक है। और जो बैलेंस बचा है वो तो आपको पता है कि बैलेंस मंथली लेगा, बाकी वो लमसम में लेके चला गया। तो अगर 20,000 रुपया का 60% अगर हम करें, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा 20,000 का अगर आप 60% कर ले तो 20,000 का 60% अगर हिसाब लगाएंगे तो हम लोगों को 12,000 मिल जाएगा। तो 20,000 में से जो 12,000 जो 60% था पेंशन का, उसको वो 9 लाख में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि 20,000 में से 12,000 हटा लीजिए, बचा कितना बैलेंस? 8,000 रुपया। तो ये 8,000 जो बैलेंस बचा वो उसको हर मंथ मिलेगा, एवरी मंथ, हर मंथ मिलेगा। और ये 8,000 रुपया पूरी तरह से टैक्सेबल है, क्योंकि अभी प्रोविजन पढ़कर आए कि मंथली पेंशन इज़ फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्पशन आपको लमसम अमाउंट में मिलेगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, नॉन गवर्नमेंट का फॉर्मूला के हिसाब से कर रहे हैं। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये केस है जब ग्रेचुइटी नहीं मिला हो। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जो आपका क्वेश्चन निकालना है, मतलब जो आंसर निकालना है, वो आंसर का जो फॉर्मूला है कि आपको निकालना है हाफ इनटू लमसम वैल्यू ऑफ फुल्ली मंथली पेंशन। फुल्ली मंथली पेंशन का लमसम वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखिए पेंशन का लमसम वैल्यू कितना किया, 60% का। अगर हम 20,000 का फुल लमसम को कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा? 20,000 का 60% अगर 9 लाख है तो बाकी का 40% कितना होगा? यानी कि 20,000 का लमसम अमाउंट कितना होगा? इसको यूनिटरी मेथड के लिए समझा देते हैं आप लोगों को। अगर 60% में लमसम 9 लाख रुपीज़ है तो 1% में लमसम कितना होगा? 9 लाख बाई 60%। और 100% में कितना हो जाएगा? 9 लाख बाई 60% इंटू 100%। क्या करिएगा कैलकुलेट तो कितना आएगा? 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला आपको हाफ करना है लमसम वैल्यू ऑफ फुल्ली मंथली पेंशन। फुल्ली मंथली पेंशन, लमसम वैल्यू फुल्ली मंथली पेंशन, और यहाँ पे लमसम 9 लाख दिया है। एग्जाम में क्या करता है लोग? हाफ इंटू 9 लाख कर देगा, खत्म, आंसर रॉन्ग। फुल्ली मंथली पेंशन तो 60% अगर 9 लाख है तो फुल्ली को कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हुआ? 15 लाख। आपको एग्जेम्पशन कितना में मिलेगा? 15 लाख का हाफ में जो होगा 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख, ये होगा 7.5 लाख। इतना आपको टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको पेंशन मिलना कितना लमसम में? 9 लाख। 9 लाख में से 7.5 लाख हटा दीजिएगा, 7.5 लाख आपका टैक्स फ्री अमाउंट है। तो टैक्सेबल अमाउंट इन लमसम वैल्यू में कितना हो गया? टैक्सेबल अमाउंट इन लमसम वैल्यू में कितना हो गया? टैक्सेबल अमाउंट इन लमसम वैल्यू में कितना हो गया? 9 लाख में से आप 7.5 लाख हटा दीजिए, बचा कितना?
1.5 लाख रुपया, तो ये आपका टैक्सेबल हो गया लमसम में। ठीक है, लमसम में इतना टैक्सेबल। इसके साथ आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा क्या, जिस प्रीवियस ईयर का आप टैक्स निकाल रहे हैं तो 8,000 को इंटू 12 कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें तो छूट नहीं है। तो 8,000 को 12 कर लीजिएगा, जो अमाउंट आएगा डेट इज़ 96,000, तो वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। आई गेस आई एम क्लियर इन दिस। क्लियर हुआ ये पार्ट अच्छी तरह से। ये हुआ जब आपका ग्रेचुइटी आपको नहीं मिलता, इफ़ ग्रेचुइटी इज़ नॉट रिसीव्ड, तब आपका एग्जेम्पशन अमाउंट ऐसा आता है। अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव होता है तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे जो आपने 1/2 किया था ना, ये जो 1/2 वाला फॉर्मूला था, अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ है तो ये 1/3 हो जाएगा। बस सब सेम मेथड रहेगा, सेम। ठीक है, सेम मेथड रहेगा और कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। ये हुआ पेंशन का डिस्कशन ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी का रिलेशन है सेक्शन 1010। सेक्शन 1010 अब ग्रेचुइटी क्या होता है इसको ध्यान से समझिए, ग्रेचुइटी का प्रोविजंस को ध्यान से समझिए। ठीक है, जूम कर दे क्या? हाँ, अब क्लियर लगेगा आप लोगों को। ग्रेचुइटी का सेक्शंस को ध्यान से समझिएगा। ग्रेचुइटी का सेक्शन 1010 में है। अब ग्रेचुइटी सेक्शन क्या एक्सप्लेन कर रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा कि ग्रेचुइटी जो रहता है, जो मिलता है ग्रेचुइटी आप लोगों को, वो एक सेकंड, ग्रेचुइटी जो आप लोगों को मिलता है, अगर वो ज़्यादा ही जूम हो गया, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल रहा हो, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल रहा हो तो वो फुल्ली तरह से टैक्स फ्री है। तो फुल्ली तरह से टैक्स फ्री हो जाता है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा होता है। और अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता होता है तो उन लोग को 2 मेथड में बांटा गया है। ठीक है, उस एम्प्लॉय लोग को 2 मेथड में बांटा गया है, उस एम्प्लॉय लोगों को 2 मेथड में बांटा गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को तो फुल्ली टैक्स फ्री, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन लोग को 2 पार्ट में बांटा गया है। उन लोग का 2 एग्जेम्पशन लिमिट है। ठीक है, एग्जेम्पशन जो एग्जेम्प्ट हो गया उतना वैल्यू एग्जेम्प्ट कर देंगे। सबसे पहला, एम्प्लॉयज़ covered by the payment of Gratuity Act 1972। Employee covered by the payment of Gratuity Act 1972, इनका एग्जामिशन लिमिट अलग होगा। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में आपको पढ़े हो गए आपने ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा, एम्प्लॉयज़ नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट, एम्प्लॉयज़ जो लोग ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं होता। एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972
और दूसरा एम्प्लॉयज़ नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, ये दो पार्ट में ये डिस्कशन होगा। ठीक है, पहले काम करते हैं हम लोग, कंप्लीट करते हैं डिस्कशन रिलेटेड टू एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 से। Employee covered under payment of gratuity act 1972। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन सा वैल्यू एग्जेम्प्ट होगा। वैल्यू एग्जेम्प्ट का 3 पॉइंट दिया गया है। जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, या फिर 20 लाख रुपया, ठीक है, 20 लाख रुपया, या फिर 15/26 इंटू सैलरी इंटू completed year of services into completed years of services or part thereof in excess of 6 months। घबराइए मत, एक एक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आपको एग्जेम्पशन अमाउंट कितना का मिलेगा, फुल्ली टैक्सेबल है क्या ग्रेचुइटी? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुल्ली टैक्सेबल नहीं है, कुछ रिलैक्सेशन, कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? इनमें से जो भी लोअर रहेगा, इन 3 में से जो भी लोअर रहेगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा जितना रिसीव हुआ है उसमें से। ठीक है, अमाउंट रिसीव जितना मिला उसको लिखेंगे। 20 लाख रुपए लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है और इसको सॉल्व करेंगे। 15/26 क्यों लिखा है कवर अंडर? 4 संडे मिलते हैं, 30 दिन माना जाता है, 4 संडे को हटाया तो आधा करने बोला, 15/26 कर दिया, इनटू सैलरी इनटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, पार्ट एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इसका ट्रीटमेंट का हम मतलब समझाते हैं आपको। ये जो पार्ट बोला है ना, इसका मतलब समझ लीजिए। सपोज करिए ऐसे दिया हुआ है 15 मंथ्स, सॉरी ऐसे दिया हुआ है 15 years 4 months। ठीक है, 15 years 6 months, 15 years 8 months। तो यहाँ पे बोला है कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है और इन पार्ट एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इसका मतलब इनमें से मंथ्स में जो एक्सेस ऑफ 6 मंथ होगा उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा। जैसे 15 ईयर्स 4 मंथ्स है तो ये 6 मंथ से लेस है तो कंप्लीटेड ईयर 15 ईयर माना जाएगा, 15 ईयर्स माना जाएगा। 15 ईयर्स 6 मंथ है, ये 6 मंथ के अंदर ही है, एक्सेस नहीं हुआ तो भी ये भी 15 ईयर्स माना जाएगा। क्योंकि ये 15 ईयर्स 8 मंथ्स है, ये 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है तो इसको 16 ईयर्स मान लिया जाएगा। अब सपोज करिए 24 ईयर्स 10 मंथ्स, इसको क्या मान लिया जाएगा? क्योंकि ये 6 मंथ को एक्सीड कर रहा है तो इसको 25 ईयर्स मान लिया जाएगा। क्लियर हुआ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में अच्छी तरह से। अब सैलरी के बारे में बात करते हैं, सैलरी को समझ लेते हैं। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग अलग है। जो HRA में करके आते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस में, उसमें आप क्या करते थे, बेसिक सैलरी तो लेते ही लेते, उसके बाद DA लेते थे। वहाँ पे जो DA लेते थे वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए लेते थे।
यहाँ पे आपको डीए नॉर्मली लेना है, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बात नहीं है। मतलब क्या, यहाँ पे बेसिक सैलरी का यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या, आपका जो बेसिक सैलरी है और जो आपका डीए है वही, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे वही सैलरी आपको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मंथली सैलरी आपको ऐड करना है, यहाँ मंथली होगा क्योंकि 15/26 है ना, पर मंथ का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना अमाउंट आपको मिलेगा इन दोनों में से जो लोअर आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के बारे में, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए सब, कोई भी तरह का डाउट ना रहा हो इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। चलिए सपोज करिए प्रिया रिटायर्स फ्रॉम ए लिमिटेड, ठीक है, ऑन रिटायर करती है वो, ठीक है। इसमें वो रिटायर करती है तो कब रिटायर करती है, सपोज करिए वो रिटायर करती है 2 फेब को, ठीक है, रिटायर्स ऑन 2 फेब, क्लियर है। प्रिया रिटायर्स फ्रॉम ए लिमिटेड ऑन 2 फेब, ठीक है। आफ्टर working for 29 years 11 months, salary was 15,000 per month, salary during retirement मतलब बेसिक सैलरी was 20,000 per month, DA was 20% of basic salary, ठीक है। बोनस वॉज 1 लाख, एडवांस सैलरी पेड 5 लाख, कमीशन 2% ऑन सेल्स, ठीक है। अब चलिए बताइए, इसके बारे में बताइए, चलिए। ठीक है, और ये डीए का सपोज कर लीजिए, कमीशन को आप ले लीजिए 4,000 रुपया, ठीक है, फिक्स्ड, और 50% ऑफ डीए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन से हम 2 निशाना लगाएंगे, एक तो कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट और एक तो नॉट कवर अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट। क्वेश्चन क्या है कि प्रिया रिटायर करती है ए लिमिटेड से 2 फेब को, वर्क करने के बाद 29 ईयर्स 11 मंथ्स, सैलरी था 15,000 पर महीना और रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी था 20,000 रुपये पर महीना, डीए था 20,000 ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस था 1 लाख रुपया,
एडवांस सैलरी पेड था 5 लाख रुपया और कमीशन आपका था 4,000 और रिटायरमेंट बेनिफिट 50%। दो मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोच लीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ तो मिस ही हो गया, इम्पोर्टेंट चीज़। आपको ग्रेचुइटी मिल रहा था 1 लाख रुपया, ठीक है। केस 1 कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, दूसरा नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है। अभी हम लोग केस 1 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला अमाउंट रिसीव कितना है, 1 लाख रुपए, आपको पता चल गया। एग्जाम्शन में ये 3 होता है, अमाउंट रिसीव 1,20,000 लाख का लिमिट दिया हुआ है, उसका ये निकालना है। तो सबसे पहले हमको सैलरी को कैलकुलेट करवाना है। वर्किंग नोट पर सैलरी कैलकुलेट अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट में सैलरी निकालना है। और सैलरी का मीनिंग हम आपको क्या बोले थे, सैलरी का जो मीनिंग है वो हम आपको बोले थे कि सैलरी का यहाँ पे जो मीनिंग रहेगा वो मीनिंग रहेगा आपका नॉट एज HR है, यहाँ अलग रहेगा, बेसिक सैलरी एंड डी है। तो यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी क्या रहेगा, क्वेश्चन में पढ़िएगा। सैलरी 15,000 पर महीना था, तो क्या 15,000 पर मंथ ले लेंगे सैलरी? हाँ, आपको सैलरी ड्यूरिंग रिटायरमेंट लेना है। मतलब जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो रहा है ना, जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो रहा है जिस मंथ लास्ट रिटायरमेंट के पहले लास्ट ड्रॉन सैलरी उसका कितना था। लास्ट सैलरी वो लिया था 20,000 पर मंथ, तो उसका लास्ट ड्रॉन सैलरी देखेंगे। उसको सैलरी कितना मिल रहा था वो नहीं देखेंगे, लास्ट उसको सैलरी कितना मिला था। लास्ट उसको सैलरी मिला था 20,000 रुपया। यहाँ पे हम लोग DA लेंगे 20% ऑफ बेसिक सैलरी। 20% ऑफ बेसिक सैलरी हुआ, 20% ऑफ बेसिक सैलरी हुआ तुम्हारा 20,000 का। बेसिक सैलरी का 20% अगर कर लो तो होगा कितना, ट्वेंटी % कर लीजिए बेसिक सैलरी का, तो होगा 4,000 रुपीज़। तो टोटल आपका कितना हुआ 24,000। समझ आया? क्योंकि यहाँ पे ना आपको बोनस लेना है, ना एडवांस सैलरी लेना है, ना कमीशन लेना है, ना आपको रिटायरमेंट बेनिफिट से मतलब है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ DA से मतलब है। तो ये आपका सैलरी निकल गया। तो अब ग्रेचुइटी में सबसे पहला पॉइंट आता है एग्जेम्पशन लिमिट निकालने के लिए कि अमाउंट कितना रिसीव्ड हो रहा है। अमाउंट कितना रिसीव्ड हो रहा है, आपका अमाउंट रिसीव हो रहा है 1 लाख रुपीज़। दूसरा आपको देखना है लिमिट प्रिस्क्राइब कितना किया गया है, 20 लाख रुपया। तीसरा आपको निकालने का तरीका दिया हुआ है क्या, तीसरा निकालने का तरीका आपको है 15/26 इंटू सैलरी। सैलरी हमारा निकल गया कितना, 24,000 रुपया, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कितना साल वो काम किया, 29 ईयर्स 11 मंथ्स। तो 29 ईयर मतलब ये एक्सीड कर रहा है 6 मंथ को, तो इसको 30 ईयर ले लेंगे। तो 15/26 इंटू 24,000 इंटू 30 कैलकुलेट कर लीजिए। तो थोड़ा मैं भी कर लेता हूँ।
अमाउंट आएगा आपका 415,385। इन तीनों में से जो लोअर हो, इन तीनों में से जो लोअर हो, लोअर क्या है, इन तीनों में से जो लोअर हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस कर दीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रेचुइटी जो रिसीव हो रहा है ना उसको 11 लाख कर दीजिए, ठीक है। ग्रेचुइटी 1 लाख बहुत कम होता है, उसको 11 लाख कर दीजिए। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड आपका 11 लाख हो रहा है। इन तीनों में से जो लोअर हो, इन तीनों में से लोअर क्या है, ये वाला पार्ट। तो इतना आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा, इतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपको इतना का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दिस इज टैक्स फ्री अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, ग्रेचुइटी कितना टैक्सेबल हुआ, तो व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी व्हेन कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। तो सिंपल सा बात है, 11 लाख में से माइनस कर दीजिएगा 415,385। कितना आता है देखिए तो थोड़ा, 684,615 एक अमाउंट है, और ये टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट बन जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए यही क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, यही क्वेश्चन को फॉलो करते हुए कंप्लीट करते हैं कि जो एम्प्लॉइज़ कवर्ड हो अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, सॉरी, एम्प्लॉइज़ नॉट कवर्ड अंडर, यहाँ पे मैं क्या कवर्ड लिख देगा, एम्प्लॉइज़ नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। इसको कंप्लीट करके समझ लेते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसमें से लिस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें से जो लीस्ट रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग रहेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें से लीस्ट कौन सा रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला समझ लेते हैं, इसमें भी अमाउंट जितना रिसीव हो, दूसरा यहाँ पे 20 लाख का ही कंसेप्ट है, टेंशन यहाँ भी नहीं है, टेंशन यहाँ आ जाता है क्योंकि ऊपर 15/26 इंटू द कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस था, ठीक है, ठीक है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज था। यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस आ रहा है इस बात से कि यहाँ पे जैसे रहेगा 15/30 इंटू एवरेज सैलरी। यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटू एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। बस मेन यहीं पे फिर आपको समझाना पड़ेगा एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मेन आपको यहीं पे समझाऊंगा मैं। एवरेज सैलरी को समझ लीजिए, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे जो आप सैलरी निकाल रहे थे ऊपर, मतलब कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी में, वहाँ पे आपको सैलरी और डीए निकालना था। इसका जो सैलरी रहेगा वो सेम रहेगा, सेम एज HRA, हाउस रेंट अलावेंसेज में। तो हाउस रेंट अलावेंसेज में सैलरी क्या था, इससे पहले आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा पार्ट 5 में, उसमें आपको पता चल जाएगा हाउस रेंट में क्या सैलरी लिया था हमने। फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वहाँ पे बेसिक सैलरी लेते, डीए लेते ओनली फॉर विच इज़ अवेलेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, विच इज़ ओनली फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। एंड वहाँ पे कमीशन लेते % ऑन सेल, फिक्स % ऑन सेल, ठीक है, इसको लेते हैं। यहाँ पे जो एवरेज निकालेंगे वो एवरेज निकालेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो एवरेज निकलेगा
एवरेज सैलरी किसका एवरेज निकालिएगा? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months preceding the month of retirement. Preceding the month of retirement, ठीक है, preceding the month of retirement, उसका आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जो प्रीसीडिंग है मंथ ऑफ रिटायरमेंट का, उसका आपको निकालना है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रिटायर कर रहे थे, कब? रिटायरमेंट का डेट नहीं, क्या 2 फेब, तो 2 फेब आपका रिटायरमेंट डेट है, तो 2 फेब छोड़ के प्रीसीडिंग जो 10 मंथ आएगा उसको लेना है आपको, दैट इज़ जनवरी, दिसंबर, ऐसे करके आपको पीछे जाना है, ठीक है, ऐसे करके आपको पीछे जाना है। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? चलिए, ये हुआ एवरेज सैलरी का कंसेप्ट, सेम एज HRA। अब एवरेज सैलरी में आपको 10 महीना का एवरेज सैलरी लेना है, ठीक है, 10 महीना का एवरेज सैलरी आपको लेना है। अगर आपको 10 मंथ उतना प्रॉब्लम होता है तो स्टार्टिंग पे ही आप स्टार्टिंग में लिख दिया करिए जनवरी, फरवरी, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर को एक फॉलो कर लिया करिए। सपोज़ करिए मार्च से चालू करिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च में एंड हो जाता है, ठीक है, अप्रैल से मार्च में एंड हो जाता है। क्लियर हुआ? आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या था? आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट फेब था, फेब से 10 महीना जाना है, वो मंथ को एक्सक्लूड कर देना पूरी तरह, चाहे वो 10 फेब को, 4 फेब को, 20 को, कुछ भी हो, आपको ये 10 फेब को पूरी तरह से एक्सक्लूड करना है। तो जब आप इसको एक्सक्लूड कर लेते हो तो इसका 10 मंथ कैलकुलेट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, प्रीसीडिंग पे जाना है। तो हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? 10 मंथ का आपको लेना है इसमें। तो इसमें जो आपका सैलरी होगा वो आप कैलकुलेट कर रहे हो किससे? एवरेज सैलरी आपका लास्ट 10 मंथ से रहेगा। सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए आप। अब चलिए सम्स पे चलते हैं हम लोग, सम्स पे फॉलो करिए। क्वेश्चन पे क्या लिखा है? अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताया कि नहीं, यहाँ पे जो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस का बात है, अब यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं होगा, नॉट कवर्ड अंडर में वो रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई भी मंथ हो, चाहे वो 15 ईयर 4 मंथ हो, ये 15 ईयर्स ही माना जाएगा। 15 ईयर 6 मंथ हो, ये भी 15 ईयर्स माना जाएगा। 15 ईयर्स 8 मंथ हो, ये भी 15 ईयर्स ही माना जाएगा। कंप्लीटेड ईयर देखेगा या फिर जो भी मंथ हो 15 ईयर्स माना जाएगा। 24 ईयर्स 10 मंथ्स हो अगर, तो 24 ईयर्स ही माना जाएगा, ठीक है, 25 नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे इसका सैलरी सेम एज HRA होगा। जो सैलरी सेम एज HRA होगा उसका कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूँ मैं। सेम एज HRA का मतलब क्या, यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी लेना है, तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, ठीक है, कैलकुलेशन
of salary, not calculation of salary not covered अंडर ग्रेजुएटी एक्ट। इसका सैलरी कैसे कैलकुलेट करेगा? बेसिक सैलरी लीजिएगा। बेसिक सैलरी हमारा था, जो हमारा बेसिक सैलरी था वो था आपका कितना था? बेसिक सैलरी हमारा, एक सेकेंड, हाँ 20,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी हमारा 20,000 पर मंथ था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एवरेज के तौर पे निकालना। तो सपोज़ करिए हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू 10 कर लेंगे 10 महीना का सैलरी निकालने के हिसाब से। बेसिक सैलरी सेम एज HRA होता है, जो HRA का सैलरी जैसे आप निकालते हो वैसे यहाँ पे निकालना है आपको, ठीक है। तो बेसिक सैलरी आपका जो है आप वो निकाल लो, दैट इज़ 2 लाख रुपया, ठीक है। 2 लाख रुपया DA जो है 20% ऑफ 2 लाख तो निकालो, 20% ऑफ 2 लाख अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 40,000, और इस 40,000 का 50% निकालना होगा। क्यों? क्योंकि HRA का सैलरी में DA सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए आता है, और DA का रिटायरमेंट बेनिफिट है 50% ऑफ DA जो रिटायरमेंट बेनिफिट का है। तो 40,000 का DA में से 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का है, दैट इज़ 20,000, दैट इज़ 20,000। क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, कैलकुलेट करिए। 2,20,000, 2,20,000। अब इसको एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ता है। तो डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए। एवरेज सैलरी को, इसको 2,20,000 को डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए। कितना आ गया? 22,000 आ गया आपका, क्योंकि आपको एवरेज सैलरी निकालना है। हम आपको 1 मिनट दे रहे, एक बार गो थ्रू करिए इसको। ये मेथड को आप उस तरह भी कर सकते हो, मंथ का भी करते हैं तो 22,000 करके प्लस करके डिवाइडेड बाय फिर 10 करना पड़ता, बात वही हो जाता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप 22,000 को वही वाला हिसाब से करते तब भी बात उतना ही आता आपका, इसलिए मैंने आपके लिए इजी वे कर दिया, ठीक है। क्लियर हुआ? ये आ गया आपका सैलरी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पुट करना है। चलिए करते हैं। अमाउंट रिसीव्ड कितना था हमारा क्वेश्चन में? 11 लाख रुपया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे DA अपने ले लिए, कमीशन भी लेते हैं HRA में। यहाँ पे कमीशन क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पे कमीशन जो है ना वो 4,000 दिया हुआ है, हम लोग को फिक्स परसेंटेज पे लेना है, इसीलिए नहीं लिया, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 11 लाख। लिमिट्स कितना प्रिस्क्राइब्ड है? 20 लाख रुपया। और तीसरा हम लोग को निकालने आ गया 15/30 इंटू एवरेज सैलरी। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, मतलब फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। by 30 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस।
तो 15/30 हुआ। एवरेज सैलरी हम लोग निकाल लिए 22,000, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस निकाल लीजिए। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब वहाँ पे हम लोग को कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस कितना दिया था बेटा? यहाँ पे हम लोग को कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस दिया था 29 ईयर 11 मंथ्स। तो हम यहाँ बोले थे यहाँ चाहे 10 महीना हो 6 महीना हो जितना भी हो वो एट द एंड 29 ही माना जाएगा। इसको कैलकुलेट अगर आप करोगे तो आपका वैल्यू आई गेस कैलकुलेट कर लीजिए एक सेकंड। Hmm. 3,19,000 आएगा। इन तीनों में से जो लोअर हो, अब आपको दिख ही रहा है लोअर यही है, तो ये अमाउंट टैक्स फ्री अमाउंट है। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? टैक्सेबल अमाउंट रहेगा 11 लाख माइनस 3,19,000 आता है 7,81,000। ये आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। आई गेस ग्रेचुइटी और पेंशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका लीव सैलरी के ऊपर, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपेंसेशंस के ऊपर और कुछ प्रोविडेंट फंड्स और परक्विजिट्स पे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच।